एवरीवन, गेन योर ज्ञान में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी की सामान्य ज्ञान की बुक है, दृष्टि आईएएस की। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, और ये बहुत ही बेसिक से इसमें सारे क्वेश्चन हैं, जिसका बिल्कुल भी अगर स्ट्रांग नहीं है ना साइंस, उनके लिए तो ये और भी अच्छी बुक है। और इसमें वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बिल्कुल इससे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इवन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए भी ये बहुत अच्छी किताब है, और मैंने खुद इसको पढ़ के दिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। तो चलिए फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है? इसमें होगा सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहते हैं। मधुमक्खी फूलों से मकरकंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरकंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खी फूलों से मकरकंद एकत्र करती है और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरकंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? डी 2 और 4। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीजों का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वहारी जीव है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? शेर एवं बाघ शाकाहारी, सी में पालक गोभी, डी में दूध, पनीर, घी, दही। सूची 2 में सब्जियां सभी जंतु उत्पाद हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक गोभी सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु उत्पाद हैं। चैप्टर 2 भोजन के घटक। निम्नलिखित में से कौन सा या से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर है बी। व्याख्या देख लेते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उत्तर है डी 1, 2 और 3। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुक्षांश बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड यानी स्टार्च या शर्करा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो केवल एक यानी ए। अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो दोनों, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें सही उत्तर है बी 1 और 2। कथन 1 व 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। सूची 2, अभावजन्य रोग। इसमें रोग दिए हुए हैं बेरी रिकेट्स, दृष्टिहीनता, स्कर्वी। तो इसमें क्या है, एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और उससे उसकी कमी से जो रोग होते हैं उनको दिया हुआ है, तो हमें इसका मिलान करना है। इसका सही उत्तर होगा ए। कैसे होगा देखते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी रतौंधी होती है। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाना रतौंधी के लक्षण है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने में अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो सही उत्तर होगा बी, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। ये गलत है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारे घाव को भरने में सहायक होता है। तो आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, कथन ए, सी व डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर दिया हुआ है खनिज और इधर दिया हुआ है रोग, जैसे कैल्शियम, आयोडीन, लौह। जो इसकी कमी से होने वाले रोग है अस्थि क्षय, घेंघा यानी ग्वाइटर जो कि गले में हो जाता है, दंत क्षय दांतों का जो झड़ना उसको दंत क्षय कहते हैं। तो उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? सही सुमेलित है। तो इसमें है केवल 1 और 2। कैल्शियम, देखो कैल्शियम की जब कमी होती है तो क्या होता है, अस्थि क्षय होता है, हड्डियां जो है कमज़ोर होने लग जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये सभी को पता है। आयरन की कमी से दंत क्षय नहीं होता। आयरन की जब कमी होती है तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होने लगती है, हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां व दंत क्षय से संबंधित विकार होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण हैं। लौह की कमी से अरक्तता यानी ब्लड की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी होती है। इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रोटीन। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारा शरीर वृद्धि करना बंद कर देता है। जैसे हाइट में कमी होने लग जाती है, बॉडी जो है उसमें सही से हमारा वजन का जो है वो नहीं बढ़ता है। ये सब चीज़ें होती है प्रोटीन की कमी से। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यह है तंतु से वस्त्र तक, चैप्टर नंबर 3, क्लास 6 बायोलॉजी। तागा यानी धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये हमें देखना है। तो रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सॉरी, ये है, ये कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। तो जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है, क्योंकि जूट जो होता है एक प्रकार की फसल है, उसकी खेती की जाती है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधे हैं। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः कथन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें इधर दिया हुआ है फ्लैक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। उपरोक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 5, केवल 2, 3 और 5। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी 2, 3 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। कपास, जूट, फ्लैक्स। जूट को फ्लैक्स कहते हैं इंग्लिश में। रेशम तथा ऊन के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पटसन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। मतलब कि कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में या फिर असम में। तो भारत में पटसन यानी जूट की जो खेती है वो बिहार में भी की जाती है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी की जाती है और असम में भी की जाती है, लेकिन केरल में नहीं की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल सी, 1, 3 और 4। क्या देख लेते हैं। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो सही है केवल डी, 1, 2 और 3। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डुबोने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 का वस्तुओं के समूह बनाना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, ये ऑप्शन है। उपरोक्त में से कौन से जल में विलय है? तो जो ऑक्सीजन है, सिरका है, नींबू का रस है या मिट्टी का तेल, इनमें से कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हम जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केवल सी, 1, 2 और 4। जो मिट्टी का तेल है वो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है, वो पानी के ऊपर एक सतह बना लेता है अपना, उसमें तैरता रहता है। तो आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलय
पदार्थ या गैस कहलाते हैं? ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जल में अविलय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलय होता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन। ये बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑक्सीजन पानी में कैसे घुलेगा। तो हाँ, बिल्कुल पानी में ऑक्सीजन पूरी तरह से घुल जाता है, तभी पानी के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं वो जीवित रह पाते हैं, ऑक्सीजन पानी में घुलने की वजह से ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच, उपर्युक्त में से कौन सा या से पदार्थ पारभासी ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं या होते हैं? तो इसका सही होगा ऑप्शन 1, केवल एक। तेल लगा कागज़ जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। कभी आपने शायद आपने अपने स्कूल में या ऐसे घर पर ट्राई किया होगा कि जब आप कागज़ पर किसी प्रकार का तेल लगाते हैं और उसके बाद आप उसको उठाकर देखेंगे रोशनी में बल्ब के सामने रख के, तो वो थोड़ा आर पार दिखता है, पूरा साफ नहीं दिखता है, इसीलिए इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या है, वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टता देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी ट्रांसपेरेंट तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी ओपेक कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज आदि। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन केवल दो, ऑप्शन बी सही होगा, जो कि सत्य नहीं है। व्याख्या देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, ना कि एक ही पदार्थ से। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों के पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। निष्पावन को इंग्लिश में बोलते हैं विनोविंग, और निस्तारण को डिकंटेशन, निस्यंदन फिल्ट्रेशन। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे पृथक्करण की विधि या विधियां हैं? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। व्याख्या देख लेते हैं। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, हैंड पिकिंग, चालन, अवसादन, थ्रेशिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथक्करण की विधियों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, किसी मिश्रण के कणों के अमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। ऑप्शन सी, द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन डी, वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। चालन प्रक्रिया में चलनी यानी छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चाल कर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े तथा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन बी गलत है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। जिस विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या फिर जेल। तो इसका सही उत्तर होगा ए, संतृप्त विलयन। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है।
क्वेश्चन नंबर 4, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ती है या फिर घटती है या स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलयता बढ़ती है। तो मैं आज के वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी, फिर उसको देखना बोरिंग हो जाता है। तो हमने आज क्लास 6 एनसीईआरटी बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स को किया। मैं आगे और भी ऐसे ही वीडियो लाऊंगी। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जब भी ऐसी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद।